आई एम ऑडिबल सिग्नल आ रहा है। तो देखिए ऐसा है कि IIT एडवांस के हम लोग क्वेश्चंस लगा रहे थे पास्ट 10 ईयर्स, है ना। आज रिजिड बॉडी डायनेमिक्स 2 के क्वेश्चन चल रहे थे भी हम लोग के कुछ दिनों से। तो आज हम लोग थोड़ा तेज चलेंगे और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के आज हम लोग सारे क्वेश्चंस खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो आप जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। दो स्फेरिकल प्लैनेट्स हैं P और Q। कौन सी बड़ी बात है भैया? दोनों की डेंसिटी सेम है। दोनों की डेंसिटी क्या है? सेम है। फिर आगे एक का मास mp है और एक का मास mq है। सुन लीजिए, दो स्फेरिकल प्लैनेट्स हैं P और Q, एक का मास mp है, दूसरे का मास mq है। कौन सी बड़ी बात है? ऑडिबल हो रहा है ना? सारी चीज आ रही है? हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़ो। इसकी एरिया A है और इसकी एरिया 4A है। बात समझ में आई? इसका मास mp है, इसका मास mq है, इसकी एरिया A है, इसकी एरिया 4A है। तो अगर इसकी एरिया A है तो A बराबर पाई RP होल स्क्वायर और इसकी एरिया 4A है तो 4A बराबर पाई RQ होल स्क्वायर। बात समझ में आई? इसका मतलब ये है कि RQ बाई RP दोनों को डिवाइड कर दो, RQ बाई RP तो पाई पाई कट जाएगा, ये हो जाएगा 4। RQ स्क्वायर बाई RP स्क्वायर बराबर 4। दिस इम्प्लाइज दैट RQ बाई RP इज इक्वल टू 2। एक बात समझ में आ गई? नीचे तक का पूरा बोर्ड आ रहा है? नीचे का पूरा आ रहा है? तो देखिए एक बात खूब ध्यान से देखिए, दो स्फेरिकल प्लैनेट्स हैं P और Q, इसका मास mp है, इसका मास mq है, इसका रेडियस, इसका एरिया A है, इसका एरिया 4A है। तो अगर एरिया A और एरिया 4A है तो दोनों के रेडियस में ये रिलेशन होगा, क्योंकि एरिया कितनी होगी? 4 पाई r स्क्वायर दोनों की होगी। बात समझ में आ रही है? तो 4 पाई r स्क्वायर दोनों की एरिया होगी, तो दोनों का रेशियो लेंगे, दोनों के रेडियस में ये रेशियो आ जाएगा। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? इतनी क्वेश्चन देखते ही आ गया दिमाग में? अब आगे बढ़ो। एक और स्फेरिकल प्लैनेट R है जिसकी भी डेंसिटी वही है जो इन दोनों की है। इन दोनों की डेंसिटी सेम है और इन्हीं दोनों की डेंसिटी के बराबर इस R की भी डेंसिटी है। फिर P की तरह बना हुआ है, P की तरह से बना हुआ है and its mass is mp plus mq। और इसका जो मास है, R का जो मास है वो कितना है? mp प्लस mq। दोनों प्लैनेट्स के मास के बराबर इसका मास है, यही तो कह रहा है। फिर आगे बोलिए। इन तीनों प्लैनेट से स्केप वेलोसिटी। तो स्केप वेलोसिटी क्या होती है? स्केप वेलोसिटी तुमको अभी पढ़ाया नहीं गया है। पहली बात तो इस समय इनको ये क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था, किताब में इस तरह से सेट नहीं करना चाहिए था, ग्रेविटेशन के बाद देना चाहिए था। बात समझ में आई? ग्रेविटेशन अभी हम पढ़ाए नहीं है, तो ग्रेविटेशन नहीं पढ़ाया तो क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था। फिर भी हम तुमको बता दे रहे हैं। इधर देखो, काम की बात देखो, काम की बात। अगर कोई प्लैनेट है और कोई बॉडी उस प्लैनेट पे रखी हुई है, अगर कोई प्लैनेट है और कोई बॉडी उस प्लैनेट पे रखी है, ध्यान से देखो, अगर कोई प्लैनेट है और कोई बॉडी उस प्लैनेट पे रखी है तो उस प्लैनेट से अगर उस बॉडी को ऊपर फेंकेंगे, देखो ध्यान से देखो, इधर देखिए, सेट करिए। अगर कोई बॉडी किसी प्लैनेट पे है, ठीक है, और उस प्लैनेट से उस बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं तो थोड़ी देर बाद प्लैनेट पे चली आती है। इधर देखिए, देखिए सब लोग ध्यान से देखिए, किसी बॉडी को किसी प्लैनेट से किसी बॉडी को अगर हम ऐसे फेंकते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होता है? वो उसी प्लैनेट पे आ जाती है। थोड़ा और तेज फेंकते हैं और फिर आ जाती है, थोड़ा और तेज फेंकते हैं तो फिर आ जाती है। एक कोई ऐसी स्पीड होती है जिस स्पीड से हम फेंक दें तो वो बॉडी प्लैनेट पे आती ही नहीं है। इसी स्पीड को एस्केप स्पीड कहते हैं। इसी स्पीड को एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। बात समझ में आ गई? अर्थ के रिस्पेक्ट में ये एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ पे क्या होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे। इसकी वैल्यू आती है √2gr। कितनी वैल्यू आती है? √2gr। बात समझ में आ गई? यानी एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की √2gr। √2gr इसकी
एस्केप वेलोसिटी आती है, ठीक है ना। तो एस्केप वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? रेडियस की। एस्केप वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है रेडियस की। रुक जाइए मैं एक मिनट निकालूं। ऑर्बिटल स्पीड होती है mv0 स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू gmm बाई आर स्क्वायर। तो आर कट गया, mm कट गया, तो v0 ऑर्बिटल स्पीड किसी सैटेलाइट की हो गई अंडर रूट gm बाई आर, ठीक है ना। और gm क्या होता है? gr स्क्वायर बाई आर, तो ये हो जाएगा रूट gr, ठीक है ना। और इसका रूट 2 टाइम्स यानी रूट 2 gr क्या होती है? एस्केप स्पीड। बात समझ में आ गई? एस्केप स्पीड क्या होती है? रूट 2 gr, वही जो हम कह रहे थे, ठीक है ना। ये बात जब आपको ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे तो ये बात आपको बहुत आसान लगेगी। अभी चूंकि ये बात बताया नहीं है इसलिए आपको थोड़ी कठिन लग रही है, ठीक है ना। लेकिन सवाल लगाने भर की बात आपको बता दी है, एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बता दी। वो स्पीड जिस स्पीड से किसी प्लैनेट से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए तो फिर दोबारा वो लौट के प्लैनेट पे ना आए, उसको एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अर्थ के रिस्पेक्ट में वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। पढ़ा दिया गया ग्रेविटेशन स्कूल में आपके। अच्छा, लेकिन ये देखिए डिपेंड किस पे करती है? डिपेंड किस पे करती है? हाँ, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, हाँ, अब क्वेश्चन पढ़िए। अगर इसकी एस्केप वेलोसिटी वीपी है, इसकी एस्केप वेलोसिटी वीक्यू है और इसकी एस्केप वेलोसिटी वीआर है, तो वी क्यू और आर में रिलेशन दिया होगा। तो हाँ, देन ऑप्शन पहला पढ़िए। एक मिनट, वी क्यू इज ग्रेटर देन वी आर, एक मिनट, इज ग्रेटर देन वीपी, यानी वी क्यू की एस्केप वेलोसिटी वी आर से बड़ी है और ये वीपी से बड़ी है। तो देख लेते हैं रेडियस किसका सबसे बड़ा है, ठीक है ना। अगर इसका मास दोनों के मास के बराबर है और इसकी डेंसिटी वही है जो इन दोनों की डेंसिटी है, तो इसका रेडियस सबसे ज़्यादा होगा। तो वी आर सबसे, वी क्यू इज ग्रेटर देन वी आर, वी क्यू इज ग्रेटर देन वी आर दे रहा है, तो ये बात तो गलत होगी क्योंकि इसका रेडियस सबसे बड़ा होगा। तो वी क्यू इज वी आर इज सबसे बड़ा वी आर होगा, तो ये ऑप्शन गलत होगा। बात समझ में आई? आंसर मिलाइए। आंसर आ रहा है ना? हाँ, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट क्या ऑप्शन है? एक मिनट, वी आर इज ग्रेटर देन वी क्यू, तो वी आर क्या है? वी आर ये है, ये वी क्यू से बड़ा होगा, उसका रेडियस बड़ा है, ये ऑप्शन सही है। हाँ, इज ग्रेटर देन वी पी, तो मतलब क्यू भी पी से बड़ा है, तो रेडियस ऑफ क्यू पी से बड़ा है तभी तो रेशियो 2 आ रहा है। रेडियस ऑफ क्यू पी से बड़ा है तभी तो रेशियो 2 आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। आंसर बताइए। आ रहा है आंसर? हाँ, नेक्स्ट पढ़िए। वी आर अपॉन वी पी इज इक्वल टू 3। इसको चेक कर लेते हैं अभी हम। हाँ, रुक जाइए, चेक कर लेते हैं। वी आर अपॉन वी पी इज इक्वल टू 3, अभी हम चेक कर लेते हैं। रुक जाइए, ऐसा है कि वी आर ये दिया हुआ है ना, वी आर ये दिया है, तो अब आप देखिए उसका मास कितना है? मास ऑफ आर इज इक्वल टू मास ऑफ पी प्लस मास ऑफ क्यू। बात समझ में आ गई? तो मास कितना होगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और डेंसिटी सबकी सेम है, तो डेंसिटी तीनों ओर से कट जाएगी। नीचे तक का पूरा आ रहा है ना, नीचे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखिए, तो डेंसिटी सेम और डेंसिटी सबकी कट जाएगी, तो अब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई, सब ओर से कट जाएगा, 4/3 पाई आर पी क्यूब प्लस 4/3 पाई, ये 4/3 पाई कट जाएगा दोनों ओर से, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से, आर क्यू क्यूब। दिस इंप्लाइज दैट आर क्यूब मतलब रेडियस ऑफ आर प्लैनेट का क्यूब इज इक्वल टू रेडियस ऑफ पी क्यूब प्लस रेडियस ऑफ क्यू क्यूब। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अब देखिए रेडियस ऑफ आर और पी के बीच रिलेशन पूछा है, आर और पी के बीच, तो क्यू को आर के टर्म में रिप्लेस कर दीजिए। तो क्यू को आर के टर्म में रिप्लेस करेंगे तो ये बात आ रही थी, तो क्यू को आर के टर्म में ट्वाइस आर पी हो गया, ट्वाइस आर पी हो गया, बोलो भाई। तो यहाँ आर क्यू कीजिएगा, ट्वाइस आर पी पुट कर दीजिए, ट्वाइस आर पी। थोड़ा मोड़ा दाएं बाएं करना पड़ता है और कुछ नहीं, बेसिक्स देखिए, बेसिक्स कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है, वही जो आप बोर्ड में पढ़ते हैं एग्जैक्टली वही बेसिक हर जगह है। भाषण में ही थोड़ा उसको अच्छे से पढ़ना है और कुछ क्वेश्चंस लगाना है, और क्वेश्चंस लगाने का मतलब क्या है? दाएं बाएं करना आपको आए, दाएं बाएं आपको करना है, ठीक है ना। तो अब ये हो गया आर क्यूब इज इक्वल टू आर पी क्यूब प्लस ट्वाइस आर पी क्यूब, तो आर पी क्यूब प्लस 4 आर पी क्यूब, तो ये हो गया 5 आर पी क्यूब,
कितना हो गया? नहीं ये 8 हो गया, 2 2 या 4, 4 2 या 8, आरपी क्यूब प्लस 8 आरपी क्यूब, तो 9 आरपी क्यूब हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट आर आर मतलब रेडियस ऑफ आर इज इक्वल टू 9 का क्यूब रूट लोगे तो कितना आएगा? 9 का क्यूब रूट लोगे तो कितना आएगा? नहीं, क्यूब रूट लोगे 9 का, स्क्वायर रूट ना 3 आएगा, तो क्यूब रूट तो 9 पे पावर 1/3 इंटू आर पी, ये हो जाएगा। तो आर आर, तो अब देखो, अब दूसरी बात ये है कि क्या कहते हैं, escape velocity of r अपॉन escape velocity of p इज इक्वल टू 3, ये कह रहा है। तो escape velocity of r क्या होगा? ट्वाइस g रेडियस ऑफ r, है ना, और ये हो जाएगा ट्वाइस g रेडियस ऑफ p, ट्वाइस g कट जाएगा, तो अंडर रूट रेडियस ऑफ r अपॉन रेडियस ऑफ p, इसकी वैल्यू क्या 3 आ रही है? देख लो, अंडर रूट रेडियस ऑफ r अपॉन रेडियस ऑफ p, इसकी वैल्यू 3 नहीं आ रही है, क्योंकि अंडर रूट करेंगे तो ये होगा 9 पे पावर 1/6, 9 पे पावर 1/6, इसकी वैल्यू 3 थोड़ा आएगी, इसकी वैल्यू 3 नहीं आएगी ना, तो ये ऑप्शन गलत है आपका। आंसर मिलाइए, सही है, तो ये ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन पढ़िए, डी। हाँ, वीपी अपॉन, वो तो सीधे सीधे यहीं से देख रहे हैं आप, ठीक है ना, ठीक है ना, तो वो बात है। नेक्स्ट पढ़िए, चलिए मिटा दीजिए इसको, मिटाइए। जल्दी मिटाइए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए इनको। पोजीशन वेक्टर r वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m। एक मिनट रुकिए, ये मिटाइए 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 मिटाइए। चलिए पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। पोजीशन वेक्टर हाँ r वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल हाँ ऑफ मास m हाँ, is given by the following। क्वेश्चन नंबर 6 कब आया है? IIT 2012 में आया है, ठीक है ना। एक पार्टिकल है, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है? स्मॉल r वेक्टर। हाँ बताइए कितना है? सर पोजीशन वेक्टर r वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m हाँ। is given by the following equation। एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है कि कैपिटल M, स्मॉल m, इसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है कितना? r वेक्टर। हाँ क्या है बोलिए? r वेक्टर गिवन इज इक्वेशन है, r वेक्टर इज इक्वल टू हाँ, अल्फा t क्यूब अल्फा टी क्यूब i प्लस अल्फा t क्यूब i वेक्टर i प्लस बीटा t स्क्वायर j कैप, फिर where अल्फा इज इक्वल टू 10/3, अल्फा की वैल्यू 10.3 दिया है, कांस्टेंट है। मीटर हाँ, सेकंड माइनस 3। मीटर पर सेकंड क्यूब, यस सर। ठीक है, फिर आगे। हाँ बोलिए। बीटा इज इक्वल टू हाँ। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू दे दिया है। फिर आगे क्या बोल रहा है? m इज इक्वल टू हैं? m इज इक्वल टू मास हाँ, मास कितना दिया है? 0.1 kg 0.1 kg। फिर at t इज इक्वल टू 1 सेकंड t बराबर 1 सेकंड पे। 1s। हाँ। Which of the following statement is correct? अच्छा, कुछ स्टेटमेंट दिया है, ध्यान से सुनिए। एक, अरे यार कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा, थोड़ा रिलैक्स रहो, बस सब सारे सवाल लग जाएंगे। एक पार्टिकल है, इसका मास इतना है, एक पार्टिकल है जिसका मास इतना है और उसका पोजीशन वेक्टर ये है, मतलब किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुसार अलॉन्ग उसका पोजीशन वेक्टर ये है, उस पार्टिकल का मास ये है, ठीक है ना। वो मिल गया था ना, ये मिल गया, रख दिया उसको, तो उसका पोजीशन वेक्टर ये है, ठीक है ना। और इसमें से अल्फा और बीटा की टर्म में दिया है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू दे दिया है, अल्फा बीटा कांस्टेंट है। बात समझ में आई? इसका पोजीशन वेक्टर ये है। t बराबर 1 सेकंड पे क्या क्या सही होगा, इन्हें पूछा है। हाँ तो ठीक है, देख लो, बारी बारी पूछो। The velocity v vector हाँ। given by vector v is equal to हाँ। 10 I cap plus हैं? 10 I cap 10 i कैप plus 10 j cap 10 j कैप। मीटर पर सेकंड।
हाँ ठीक है, इसको हम चेक कर लेते हैं, पहला ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। बोल रहा है कि वेलोसिटी इतनी है t बराबर 1 सेकंड पे, तो चेक कर लो यार, रेडियस वेक्टर दिया है और t बराबर 1 सेकंड पे वेलोसिटी पूछा है। वेलोसिटी क्या होती है? dr/dt इन होती है, तो ये सब तो पता ना है। तो वेलोसिटी होती है dr/dt, डिफरेंशिएट कर दो इसको। अल्फा की वैल्यू 10/3 है, तो 10/3 और 3 t क्यूब है तो 3t² हो गया। बात समझ में आ गई? वेक्टर आई और प्लस बीटा की वैल्यू 5 है और ये t² का ट्वाइस t हो गया, ठीक है ना। तो वेलोसिटी इतनी हो गई। अब t बराबर 1 सेकंड पे बोल रहा है, तो t बराबर 1 पुट कर दो, तो ये 3 कट गया, t बराबर 1 पुट करोगे तो 10i हो जाएगा। बात समझ में आ गई? और ये हो जाएगा 10j। पहला ऑप्शन सही है, बताओ आंसर मिलाओ। सही है, समझ में आ गया? अरे फिर से देखो यार, कॉन्सेप्ट तैयार करो, कॉन्सेप्ट सिर्फ पास्ट टेनियस लगा के हो जाएगा। ज्यादा बात मैं नहीं करता, ज्यादा बात मैं नहीं करता, सिर्फ पास्ट टेनियस लगा के हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि सारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद पास्ट 10 ईयर्स जो लगाओ वो बेसिक से लगाओ, ये नहीं कि आंसर आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया, आंसर, वो नहीं, क्या फंडा है। अब देखो इधर देखो, एक पार्टिकल है, इसका रेडियस वेक्टर ये है, अल्फा बीटा के टर्म में दिया, अल्फा बीटा कांस्टेंट है, वैल्यू दिया है। कह रहा है इस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, कह रहा है कि इस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी t बराबर 1 सेकंड पे। तो स्पीड कितनी होती है, स्पीड क्या होती है, इधर से नहीं आने दीजिएगा। हाँ, स्पीड कितनी होती है, dr/dt, स्पीड होती है dr/dt, ठीक है ना। क्रॉस करके जाइएगा ऊपर से, तो स्पीड क्या होती है dr/dt, ठीक है ना। इधर देखिए, तो dr/dt कर दिया, कौन सी बड़ी, डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, तो डिफरेंशिएट कर दिया, इसको डिफरेंशिएट करके अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दिया, और t बराबर 1 सेकंड पे स्पीड पूछ रहा है, तो t बराबर 1 पुट कर दिया। जे कैप तो पहले दिया ही था ना इसमें, bt² जे कैप, पोजीशन वेक्टर ही दिया था ना। हाँ, तो आया वहीं से, बस आपने डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद आपकी पहला ऑप्शन आपका सही आंसर मिल गया। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़िए। हाँ, वेक्टर L with respect to the origin is given by vector L is equal to -5/3 हाँ, k cap हाँ, न्यूटन मीटर सेकंड। तो चलिए, सब एसआई में ही है, सब एसआई यूनिट में ही दिया है, तो चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम t बराबर 1 सेकंड पे इतना होगा। देख लेते हैं भैया, देख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम कह रहा है t बराबर 1 सेकंड पे इतना होगा, देख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्या इसमें कोई बहुत बड़ा फंडा है? एंगुलर मोमेंटम क्या बताए थे, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, r क्रॉस mv एंगुलर मोमेंटम है। अरे यार, एंगुलर मोमेंटम बताए थे ना कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम r क्रॉस mv। r की वैल्यू यहां दिया है, v आपने निकाल लिया है, m आपको दिया है। अरे r की वैल्यू ये दिया है, v आपने अभी तुरंत निकाला है, वो ऑप्शन सही है। m की वैल्यू दिया है तो mv निकल जाएगा। r क्रॉस mv करना नहीं जानते हो तो चेक कर लो सही है कि नहीं, इस बात को चेक कर लो कि सही है कि नहीं, है ना। बस बात खत्म। सही होगा तो सही मार देना, गलत होगा तो गलत मार देना। तीसरा पढ़ो। The force vector F is given by vector F is equal to I cap plus 2j cap Newton। फोर्स वेक्टर ट्वाइस आई कैप प्लस, हाँ, I cap हाँ, plus 2j ट्वाइस जे कैप, यही कह रहा है ना। बोल रहा है फोर्स इतना होगा t बराबर 1 सेकंड पे, तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसमें भी डाउट है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, इसमें भी डाउट है। तो मास ये दिया हुआ है, वेलोसिटी तुमने तुरंत निकाला जो सही है, वेलोसिटी ऑप्शन अभी तुरंत निकाला ना, सही है। मास पहले दिया है, तो वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट कर दो। बात समझ में आई? वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट कर दो। तो वेलोसिटी तुम्हारी कितनी आई थी, इतनी आई थी ना टाइम के टर्म में, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा t बराबर 1 सेकंड पे, और मास से मल्टीप्लाई कर दोगे
तो फोर्स आ जाएगा। बात समझ में आ गई? और चेक कर लो ये इतना आता है कि नहीं। लाओ चेक कर देते हैं इसको, ठीक है ना। तो चलो वेलोसिटी इतनी आई थी ना, फिर से डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी को, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, dv बाई dt। तो 3 यहाँ कट गया, ये हो जाएगा 20t और प्लस 10, ठीक है ना। और t बराबर 1 पे कितना हो जाएगा 30, t बराबर 1 पे कितना हो जाएगा 30, एक्सेलरेशन हो गया। अब एक्सेलरेशन इंटू मास यानी 30 इंटू मास कितना दिया है 0.1, तो ये कितना आ जाना चाहिए 3 आना चाहिए। तो ये आ रहा है I प्लस ट्वाइस J। नहीं रुक जाओ, हाँ रुक जाओ, बात सुनो। एक्सेलरेशन बराबर dv बाई dt, तो 20ti प्लस 10tj, ये एक्सेलरेशन है तुम्हारा। बात समझ में आ रही है? तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जब पुट करोगे 1 सेकंड में, मतलब t बराबर 1 सेकंड पे, तो 20i और प्लस 10j, ये एक्सेलरेशन होगा। बात समझे? अब इस एक्सेलरेशन में जब मास को मल्टीप्लाई करोगे 0.1 को, तो ये 0 कट जाएगा, यानी 2i प्लस j। और क्या दे रहा है एक्सेलरेशन, i प्लस 2j। तो गलत है। चेक कर लिया तुमने? चेक कर लिया ना? पहली बात तो कभी ये नहीं सोचना कि सवाल कहाँ का है। तुमको इस तरह से एग्जाम देना जैसे बोर्ड का दे रहे हो, तब दिमाग चलेगा अच्छे से। बात समझ में आ रही है? कभी ये नहीं सोचना कि यहाँ का वहाँ का सवाल है। नीट में तो एकदम ही कंफर्टेबल हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें एडवांस में थोड़ा बहुत सारे लड़के लैंग्वेज देख के थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन देख के हल्का से घबरा जाते हैं, है ना। तो बस यही है। तो फोर्स ये हो गया। बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट पढ़ो। हाँ रुक जाओ, पहला ऑप्शन सही है, दूसरा चेक करके देख लेना सही है कि नहीं। तीसरा चेक मैं कर चुका हूं, गलत है। अब चौथा पढ़ो। हाँ तो चेक कर लेते हैं, टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू फोर्स आर्म। टॉर्क यही ना होता है, टॉर्क बराबर फोर्स इंटू फोर्स आर्म। तो फोर्स यहां निकाल चुके हो, फोर्स कितना आया है बोलो, 2i प्लस जे फोर्स आया है, 2i प्लस जे। और टॉर्क कितना होता है, r क्रॉस f। और r की वैल्यू क्या है, पहले दी हुई है, ठीक है ना। अल्फा की वैल्यू है 10/3 और t बराबर 1 पे i कितना होगा 10/3i, और प्लस बीटा की वैल्यू 5 है, t बराबर 1 पे होगा 5j। ये हो गया r। इसी से क्रॉस कर दो 2i प्लस j का। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना नहीं जानते हो? दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करना जानते हो ना? क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। अगर वो आता है जो ऑप्शन में दिया है तो सही है, और नहीं आता है तो गलत है। बस कौन सी बड़ी बात है, कर लोगे ना? बोलो भाई। हाँ, आज हम लोग इसको खत्म कर देते हैं, या आज ना भी हो पाए तो कल पक्का, ठीक है ना। और फिर कोई टॉपिक उठाते हैं हम लोग बढ़िया, ठीक है। चलिए आइए, उनको भेजिए, मिटाएं। आओ भाई कमल आओ। इसके बाद हैं? हाँ तो ठीक है, तो वहाँ से इंटीरियर करिए पहला छोड़ के। जल्दी उठो कमल, इधर आओ। इधर उसी में डूब जाते हो तुम लोग। तो नेक्स्ट पढ़ो। इंटीरियर आंसर टाइप पढ़ो जितना बचा है। कहाँ हो गया था पिछले, रियल बाई डायनेमिक्स 2 पार्ट में दिया है ना, पार्ट 1 पार्ट 2। पढ़ो जल्दी, स्टार्ट करो। Two wheels A and C are connected by a belt B as shown previously. क्या तुम लोग पढ़ रहे हो, हम यही नहीं समझ पा रहे हैं। फिगर है सर, क्या ड्रा करो। आर्चीव्स का करना है ना, वो तो हो ही चुका है सर।
नहीं ये नहीं हुआ है। कहाँ ये सब हुआ है? इंटीरियर आंसर टाइप कराओ उसको। A boy is pushing a ring of mass 2 kg. उसको होल्ड करने को बोले हैं ना अभी, आगे से करो उसको। हाँ इंटीरियर आंसर टाइप बताओ जहाँ से कहें। Question है हाँ A boy is pushing a ring of mass 2 kg. इस क्वेश्चन को भी रुक जाओ। एक रिंग है जिसका मास 2 kg है, कठिन क्वेश्चन नहीं है, इसमें 2-3 केस बनते हैं, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा हम बता दें, तब इस क्वेश्चन पे आना। थोड़ा सा बता दें कैसे कैसे क्या क्या होगा, ठीक है ना, तब इस पे आना। आगे का चलो। Second है A uniform circular disc of mass 50 kg. एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है जिसका मास कितना है? 50 kg. 50 kg And radius 0.5 meter. 0.4 meter. और रेडियस कितना है? 0.4 meter. 0.4 मीटर। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, ठीक है ना, जिसका मास है 50 kg और जिसका रेडियस है 0.4 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो। Is rotating with an angular velocity of 10 rad per second. देखिए एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, इसका मास ये है, रेडियस ये है, ये एक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है जो 10 रेडियन पर सेकेंड है, यही कह रहा है। एक डिस्क है जिसका मास है 50 kg और रेडियस है 0.4 मीटर और एक उसमें मूव कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है ना, रोटेट कर रही है किस एक्सिस के अलॉन्ग? बीचों बीच से आने वाले एक्सिस के अलॉन्ग। About its axis which is vertical. अबाउट इट्स एक्सिस विच इज वर्टिकल। और कहाँ से जा रही है वो एक्सिस? Side से जा रही है sir. At the side of right side. यहाँ से जा रही है Yes sir. इस एक्सिस से। Yes, कुछ एक line है उस angle से. Yes sir. मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ सफाई से। फिगर लाके यहाँ बनाओ, लाके दिखाओ पहले। कौन सी चीज़ है Second. ये? फिगर है ही नहीं इसका, ये वो फिगर है जिसको मैंने होल्ड करने को कहा है। हाँ, इसका कोई फिगर नहीं है, बनाओ इसे, बता पढ़ो इसको। इसका कौन सा फिगर है? इसका फिगर तो इसका है ना, चलो पढ़ो। एक क्या बोल रहा है बताओ, क्वेश्चन पढ़ो। Which is vertical. शुरू से पढ़ो यार। A uniform circular disc एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, पहली बात। दूसरी बात, of mass 50 kg इसका मास 50 kg है, and radius 0.5 इस 0.4 meter. इसका रेडियस है 0.4 मीटर। Is rotating with an angular velocity of radius of 10 radian per second. ये रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड से। About its own axis which is vertical. हाँ, तो अबाउट इट्स ओन एक्सिस मतलब ये एक्सिस हो गया, ठीक है ना। और दूसरे क्वेश्चन का फिगर बोल रहे हो, ये फिगर है वो फिगर है। Yes. क्वेश्चन वो है, फिगर वो दूसरा बोल रहा है। तो अब देखिए अबाउट इट्स ओन एक्सिस, साफ साफ पढ़ो, यानी कि ये जो सेंटर ऑफ मास से जा रही है वो एक्सिस। बात समझ में आ रही? उस वाले क्वेश्चन में जो उसको मैंने होल्ड पे रखा है उसमें कुछ बात बतानी पड़ेगी, अभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, 2 केस बनेंगे उसमें, ठीक है ना। तो अब देखिए ओमेगा स्पीड से इसको ऐसे रोटेट कर रहा है, फिर आगे बोलिए। Two uniform circular rings, each of mass 6.25 kg. 2 यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग हैं, 2 यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, दोनों का मास कितना है? 6.25 kg, ठीक है। आगे पढ़ो। Radius 0.2 meter. एंड रेडियस 0.2 मीटर, मतलब इसका आधा, ये 0.4 मीटर रेडियस है तो इसका रेडियस होगा 0.2 मीटर। हाँ ठीक है। Are gently placed symmetrically on the disc in such a manner हाँ। that they are touching each other. अब चुप हो जाओ। आर सिमिट्रिकली प्लेस्ड है इस प्रकार से कि वो एक दूसरे को टच कर रही हैं। सिमिट्रिकली प्लेस्ड हैं इस प्रकार से कि वो एक दूसरे को टच कर रही हैं। दोनों डिस्क का मास ये है और बड़ी वाली डिस्क का मास 50 kg। 2 रिंग हैं जिनका मास ये है, बड़ी वाली डिस्क का मास 50 kg है और डिस्क का रेडियस जो है 0.4 मीटर है। और दोनों रिंग जब ऐसे रखी जाएंगी
सिमेट्रिकली, तो मान लीजिए एक रिंग ऐसे रखी गई, बात समझ में आ रही है? अगर इसका रेडियस रिंग का 0.2 है तो डायमीटर 0.4 होगा, और दूसरी रिंग ऐसे रखी गई, यही तो कह रहा है। कौन सी बहुत बड़ी कहानी है इसमें यार, ऐसे रखी गई, फिर touching each other along the axis of the disc and are horizontal. हाँ ठीक है। अरे सुनिए सुनिए, एक डिस्क है, खूब अच्छे समझिए, एक डिस्क है जिसका मास दिया है, जिसका रेडियस दिया है, ठीक है ना। वो डिस्क ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है 10 रेडियन पर सेकेंड से, वो भी कह रहा है, ठीक है। उस डिस्क के ऊपर दो रिंग जिनका मास 6.25 kg है, 6.25 kg है, और रेडियस 0.2 मीटर है, सिमेट्रिकली रख दिया गया, ठीक है ना, इस प्रकार से कि दोनों एक दूसरे को टच कर रही हैं। तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो ऐसे ऐसे रखेंगे या तो ऐसे ऐसे रखेंगे अपोजिट उसमें, ठीक है ना। अगर एक डिस्क यहाँ रखेंगे दूसरा यहाँ रखेंगे, या यहाँ रख दिए वहाँ रख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी रख सकते हैं। इतने कह रहा है किस तरह से है, फिगर तो दिया नहीं है, ठीक है ना। फिर आगे पढ़िए। अच्छा, और एक बात और भी, एक एक बात को ध्यान से सुनिए, एक एक लैंग्वेज जो क्वेश्चन में दिया उसको खूब गौर से देखिए। बहुत धीरे से रखा गया, जेंटली, यानी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क नहीं है, तो क्या कंजर्व रहेगा? अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क नहीं है तो क्या कंजर्व रहेगा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। हाँ, टॉर्क नहीं है, जेंटली रखा जा रहा है। देखिए घुमा फिरा के अभी तक आप जितने भी सवाल किए हैं, मान लीजिए 5-7 सवाल मैं अभी होल्ड पे रखा हूँ, उसको मैं इकट्ठे बताऊँगा, ठीक है ना आपको। लेकिन आप ये बताइए कि सारे सवालों में एक ही तरह का कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक ही तरह की बात रिपीट कर रहा है। जेंटली रखा गया, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब आगे पढ़िए। हाँ, इतना फ्रिक्शन है कि ये रिंग रेस्ट पे है। अगर ये डिस्क घूमेगा तो रिंग बाहर की ओर फिसल सकती हैं, लेकिन इतना फ्रिक्शन है इसके रिंग में और डिस्क के सरफेस पे कि बाहर नहीं फिसल पा रही हैं। अगर ये डिस्क घूम रहा है तो ये रिंग भी घूम रही है, ये रिंग भी घूम रही है, बात समझ में आ रही है? अगर ये डिस्क घूम रहा है तो ये रिंग भी घूम रही है, तो रिंग भी घूम रही है तो इसको कोई ना कोई सेंटीपिटल फोर्स मिल रहा है। तो सेंटीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है? कहाँ से मिल रहा है? ये फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो मिलता, फिसल के बाहर आ जाता, अगर फ्रिक्शनलेस होता। कह रहा है इतना फ्रिक्शन है कि ये रिंग इस पे फिसल नहीं रही है, ये तो कह रहा है। आगे पढ़िए। हाँ, और जो ओरिजिनल एक्सिस है उसी के अराउंड सिस्टम रोटेट कर रहा है। तो रिंग रखने से क्या चेंज हुआ? बट रुक जाइए, एक्सटर्नल टॉर्क है नहीं, एक्सटर्नल टॉर्क है नहीं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 होगा। लेकिन रिंग को रखने से क्या चेंज हुआ? हाँ, चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि I चेंज हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है। अरे पहले केवल इस डिस्क की ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया थी, बाद में इस रिंग की भी तो हो गई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर जाएगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर जाएगी तो एंगुलर स्पीड चेंज कर जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी चेंज। यही तो कॉन्सेप्ट है। कौन सा इसमें बहुत बड़ा लोचा है? अरे 2, 4, 5 सवाल, जो 5 सवाल मैंने भी होल्ड पे रखे हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि 95-96% सवाल में तो एकदम बोर्ड की जानकारी हो तो लग जाएगा। लग जा रहा है कि नहीं लग जा रहा है? तो अब आप देखिए कि इसको जेंटली रखा गया, इसका मतलब ये है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क नहीं है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। और अगर दो मासेस को ऐसे रखा गया, दो रिंग्स को, तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। तो क्या चीज़ होगी? ओमेगा घट जाएगी, ओमेगा घट जाएगी, तभी तो हो पाएगा। I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। अब हमको यही करना है। फिर क्या पूछ रहा है बताइए? द न्यू एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकेंड ऑफ द सिस्टम इज। तो निकाल लिए, आप चाहें तो आप भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम निकाल के दिखा दे रहे हैं। अरे यार, ये रिंग है, इसका मास 6.25 kg है, इसका रेडियस 0.2 है। रेडियस कितना है? 0.2। तो इस एक रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलाउंग कितनी होगी? इस एक्सिस के अलाउंग कितनी होगी? mr²/2।
mr²/2, m कितना है 6.25, r कितना है 0.2, रिंग की होगी mr², रिंग की होगी mr², mr²/2 नहीं। और दो रिंग है, नहीं पहले एक का निकालिए, ये रिंग है तो इसकी होगी mr², लेकिन mr² किसके अलॉन्ग होगी, इस एक्सिस के अलॉन्ग होगी mr², इस एक्सिस के अलॉन्ग, mr² किसके अलॉन्ग होगी, इस एक्सिस के अलॉन्ग। तो इस एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है तो क्या करेंगे, कौन सा थ्योरम लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कोई बात ऐसी है जो नहीं बताई गई है, कोई बात ऐसी है कि जो आपको अजनबी लग रही है, 2-4-5 सवाल छोड़ दीजिए, ये थोड़े से टिपिकल हैं, इसको मैं कुछ देर बाद बताऊंगा, कुछ और पढ़ाना पड़ेगा उसके लिए थोड़ा सा, वो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे कैसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वो बाद में बता दूंगा, लेकिन उसके बाद तो 90% क्वेश्चंस तो सब आप देख ही रहे हैं, सब एकदम सिंपल ही आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस रिंग की इस एक्सिस की और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr², ठीक। लेकिन ये किस एक्सिस के अलॉन्ग है, इस एक्सिस के अलॉन्ग है, लेकिन इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर रही है, तो इस एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो mr² + mr², बात समझ में आ गई। इस रिंग की इस एक्सिस के अलॉन्ग mr² और इस रिंग की इस एक्सिस के अलॉन्ग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने पर mr² + mr², बात समझ में आई। तो यानी कि ट्वाइस mr², कितना हो गया, ट्वाइस mr², दिस इज इक्वल टू ट्वाइस mr²। ये इस रिंग का हो गया इस एक्सिस के अलॉन्ग, बात समझ में आई। और सिमेट्रिकल केस है तो वही इस रिंग का भी हो जाएगा इस एक्सिस के अलॉन्ग, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बढ़ेगी वो 2 × दिस हो जाएगी। तो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, दिस मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोथ द रिंग्स प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कितनी होगी, mr²/2। ये शुरुआत में भी यही रहेगी, बाद में भी यही रहेगी, ठीक है ना। मान लिए अंतिम ओमेगा हो जाता है ओमेगा डैश, ठीक है, तो आई ओमेगा हो गया, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू फाइनल ओमेगा, ठीक। दिस इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या थी, mr²/2, डिस्क ही था शुरू में, रिंग तो था नहीं, इनटू ओमेगा क्या था 10। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसी को आप जब सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है नहीं है। इसको आप अंदर लिख सकते हैं 2 × 0.2, 2 × 0.2 तो 0.2 होल स्क्वायर, 2 बाहर आ गया तो 4 आ गया, और 2 ऊपर से गया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 × 50 हो जाएगा 100, इसकी वैल्यू आ गई 100, ठीक है ना। अब इसको जब करेंगे तो 0.2 होल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर कितना 6.25 × 2 कितना होता है 12.5, 12.5, तो 12.5 × 2 कितना होता है 25, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया 25, बात समझ में आ गई। 25 + 100 कितना होगा 125 इंटू ओमेगा डैश, उधर कितना होगा m, इसको भी 2 × 0.2 कर दिए, 2 × 2 या 4 बाहर आ जाएगा, 2 से कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 2 और हो जाएगा 0.2 होल स्क्वायर इंटू 10। ये आ गया कि नहीं आ गया, 0.2 होल स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बोलो भाई। तो अब ये हो गया ओमेगा डैश इज इक्वल टू, इधर हो गया 50 दूनी 100 और 100 एक क्या हो गया 1000/25, ये आपका आंसर आ जाएगा 1000/25। क्या चीज नहीं कटेगा, क्या चीज नहीं कटेगा, हाँ तो कटबे करेगा, काट रहे हैं हम। तो ये आपका हो जाएगा 1000 हो गया 500, 1005 से करिए, 5 दूनी 10, 200 हो गया, और 5 दूनी 10 और 25, 5 × 5 = 25, ठीक है ना। अरे ये क्या हो गया 5 दूनी 10 और 25, 5 × 5 = 25, और ऊपर कितना है 5 दूनी 10, 200, 200/25, 8 रेडियन पर सेकेंड, 8 रेडियन पर सेकेंड। आ गया आंसर, आंसर देखो, जल्दी देखा करो यार, हैं 2 रेडियन पर सेकेंड। तो एक मिनट रुक जाओ, इसमें 101% कैलकुलेशन मिस्टेक ही है,
आप लोग फिर से करिए उसको, उसको सॉल्व करिए फिर से, अभी आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। आंसर आ जाएगा ना तो फिर कल आएंगे, कल हम चेक कर देंगे तुरंत, है ना। इसके अलावा कोई फंडा ही नहीं। देखो यार फिर से एक बार सुन लो यार, ये दोनों रिंग रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, इनटू फाइनल ओमेगा इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, यही कर देना, आ जाएगा। मैं कल आता ही फिर इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। अब खोल दो, बंद कर दो, बंद करो, अब कट कर दो।